व्हाट्सअप, दिस इज मृत्युंजय पंड्या। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये देख लिया था कि आप स्मेल्टिंग कैसे करते हो, मतलब आप एक मेटल ऑक्साइड से मेटल को किस तरीके से निकाल सकते हो, ये हम लोगों ने बात कर ली थी। और हम लोगों ने एक्चुअली ये देख लिया था कि अगर किसी मेटल ऑक्साइड से आप मेटल निकालोगे तो उसके हमारे पास में 3 टेक्निक से। पहली टेक्निक कौन सी है? केमिकल रिएक्शन मेथड। आप एक सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करो, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत स्पेसिफिक केसेस जैसे टंगस्टन के केसेस में हाइड्रोजन, और कभी कभी नहीं, इनफैक्ट इन मोस्ट ऑफ द रिएक्शन आप किसी और मेटल को इस्तेमाल कर सकते हो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो केमिकली आप क्या कर सकते हो? केमिकली आप किसी भी एक मेटल ऑक्साइड से आपके मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, क्रूड मेटल को निकाल सकते हो बाय यूजिंग सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। अगर आपके पास में कॉपर या लेड के ओर्स हैं, जैसे गलेना है, पीबीएस, या आपके पास में Cu2O है, जैसे कैसिटराइट है, Cu2S है या CuS है, अगर इस तरीके के आपके पास में कॉपर सल्फाइड और लेड सल्फाइड के अगर ओर्स हैं तो आप वहां पर ऑटो रिडक्शन या सेल्फ रिडक्शन कर सकते हो। और अगर आपके पास में हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं जैसे सोडियम, एल्यूमिनियम, तो इनके लिए आप लोग इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो वहां तक हम लोगों ने कंसेप्ट देख लिया कि ऐसे रिड्यूस किया जाता है। लेकिन आज की क्लास में हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये आप मान के चलो, अगर आप नीट और जेई के लिए पूरी तरीके से फोकस्ड हो तो थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी इज द की पॉइंट। इस चैप्टर में से अगर कोई चीज इंपॉर्टेंस रख रही है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो वो थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी। इनफैक्ट बोर्ड एग्जाम के लिए भी ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए कमर कस लो और तुम्हारे सीट को पकड़ के बैठ जाओ, कॉपी किताब खोल लो, नोट्स बनाना चालू कर दो। वैसे नोट्स में इसकी अपनी एप्लीकेशन पर डाल चुका हूं, लेकिन खुद से नोट्स बनाना चाहो तो वेरी गुड। कॉपी पेन खोल लो, दिमाग जो तुम्हारा अभी तक बंद है उसको खोल लो, ध्यान इधर उधर से हटा लो, क्योंकि अब हम शुरू करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल। चलिए, तो गाइस मेटलर्जी का थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल क्या कहता है? देखो बेटा, अगर आपको किसी मेटल ऑक्साइड में से मेटल निकालना है तो सबसे पहले आप एक बात समझो, दैट अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स, अगर आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को बिना किसी परेशानी के शांति से बढ़िया तरीके से फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेकर जाना चाहते हैं, मतलब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मतलब रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं, तब उस रिएक्शन का डेल्टा जी यानी गिब्स फ्री एनर्जी कैसी होनी चाहिए? इट शुड ऑलवेज बी नेगेटिव। तो अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स, इफ we want to make a reaction complete successfully, make a reaction to complete successfully, that is moves in forward direction, that is move in forward direction, or to give product easily, then for such reactions the delta G should be negative, इस रिएक्शन का डेल्टा जी कैसा होना चाहिए? ऐसी रिएक्शंस का डेल्टा जी हमेशा कैसा होना चाहिए प्यारे बच्चों? नेगेटिव। अच्छा, डेल्टा जी नेगेटिव
क्या स्पेसिफाई करता है? इफ डेल्टा जी इज नेगेटिव, ये क्या स्पेसिफाई करेगा? ये स्पेसिफाई करेगा दैट द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। क्या हम लोगों ने रेडॉक्स रिएक्शन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर ये कंसेप्ट नहीं पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा था। याद करो, हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी तो यही बात करी थी कि अगर आपके पास में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है तो वो अपने आप रिएक्शन करना शुरू कर देता है, वो अपने आप केमिकल रिएक्शन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि उन सेल्स का भी डेल्टा जी नेगेटिव होता है। तो थर्मोडायनेमिक्स आपको यही कहता है कि भले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो, भले ही आपका मेटलर्जी हो, भले ही दुनिया में कोई भी रिएक्शन हो रही हो, कोई भी रिएक्शन हो रही हो, अगर उस रिएक्शन का डेल्टा जी नेगेटिव है मतलब वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, मतलब वो रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी। व्हाट डू यू मीन बाय फॉरवर्ड डायरेक्शन? फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब होता है कि आपके रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं तो ये जो डायरेक्शन जा रही है, दिस डायरेक्शन इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना विल बी स्पेसिफाइड एज फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो अगर आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो ऐसी रिएक्शंस के लिए आपका डेल्टा जी हमेशा कैसा होना चाहिए? बताओ, हमेशा आपका डेल्टा जी क्या होना चाहिए? इसके लिए नेगेटिव होना चाहिए। क्या यहां तक की बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों को? कोई दिक्कत इसके अंदर? नाउ अगर हम एक रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की बात करें तो डेल्टा जी का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो हाउ वी कैन राइट द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा जी, वेयर डेल्टा जी इज कॉल्ड एज गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एच, वेयर डेल्टा एच का मतलब होता है चेंज इन इंथैल्पी। ये हम लोग सब जानते हैं इंथैल्पी में क्या चेंज आ रहा है, मतलब रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट में कन्वर्जन हो रहा है तो इस केमिकल रिएक्शन की इंथैल्पी में क्या चेंज आ रहा है, कैसे? ये अपन ने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा था, याद करो। रिएक्टेंट्स की अपनी कुछ एनर्जी रही होगी और जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए तब उसकी अपनी कुछ एनर्जी रही होगी, और बीच में रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ होगा तो इसने पहले एक्टिवेशन एनर्जी छुई होगी और फिर एक्टिवेशन एनर्जी के बाद ये आकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ होगा। तो रिएक्टेंट की अपनी कुछ एनर्जी रही होगी और प्रोडक्ट की अपनी कुछ एनर्जी रही होगी। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी में जो डिफरेंस है E2 माइनस E1 आपको डेल्टा एच बनाकर देगा। समझ में आ गई आपको? माइनस टी, वेयर टी क्या है? टी इज योर टेम्परेचर। डेल्टा एस, डेल्टा एस इज चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी। बेटा एंट्रोपी का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। व्हाट डू यू मीन बाय एंट्रोपी? जैसे मान लीजिए आपके पास में एक चेंबर है और इस चेंबर में आपने बीच में एक पार्टीशन लगा दिया, यहां पर आपने ऑक्सीजन गैस भर दी और यहां पर आपने लेट से हाइड्रोजन गैस भर दी। तो एक तरफ नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस है, एक तरफ हाइड्रोजन गैस है। नाउ अभी इन दोनों गैसेस के अंदर अपनी कुछ रैंडमनेस होगी। अभी ये रैंडमली घूम रही है, ये इधर ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में टकरा के रैंडमली घूम रहे हैं और यहां पर ये रैंडमली घूम रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप बीच का ये पार्टीशन हटाओगे अब क्या होगा? अब ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन धीरे धीरे एक दूसरे के साथ में मिक्स होने लगेंगे और रैंडमली एक दूसरे के साथ में मिक्स हो जाएंगे इस तरीके से। समझ में आ रही बात? अब यहां पर इन दोनों की मिक्सिंग क्या हम लोगों ने करी? क्या हम लोगों ने ऊपर से बैठ के से घट्टी चलाई कि O2H2 मिल जा, ऐसा करा क्या? नहीं, ये अपने आप मिल गई। तो ये अपने आप कैसे मिली? क्योंकि गैसेस की जो एंट्रोपी होती है यानी कि मेजर ऑफ रैंडमनेस, गैसेस रैंडमली घूमती है, कभी इधर चली गई, कभी इधर चली गई, कभी उधर चली गई। तो ये रैंडमनेस की वजह से दोनों गैसेस आपस में मिक्स हो गई। तो एक गैस की या एक सब्सटेंस की रैंडमनेस कितनी है, वो कितना रैंडमली घूम रहा है, वो कितना स्पॉन्टेनियसली एक दूसरे के साथ मिक्स कर रहा है, वो आपको कौन बता कर देगा? डेल्टा एस। तो यहां पर रैंडमनेस हो जाएगी आपकी डेल्टा एस यानी कि चेंज इन एंट्रोपी। और इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग हमेशा वैल्यू निकालेंगे किसकी? डेल्टा जी की। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये इक्वेशन अच्छे तरीके से क्लियर हो गई मेरे प्यारे बच्चों? ध्यान से इसको देख लीजिए, क्लियर है ये?
अब एक काम करना पड़ेगा हमको, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो प्यारे बच्चों यहां पर आपका रिएक्टेंट है क्या, पहले तो मुझे ये बताओ। तो आप बोलोगे सर हमारा रिएक्टेंट है ओ जी साडा मेटल ऑक्साइड, ओ सोनू अपना मेटल ऑक्साइड। और यहां पर प्रोडक्ट क्या है, मेटल ऑक्साइड से आपका मेटल बाहर आ जाए और ये जो ऑक्साइड है ये ऑक्सीजन गैस हवा में उड़ जाए, ये आपका प्रोडक्ट है। तो आप चाहते हो कि आपका मेटल ऑक्साइड हमको बिना परेशान करे, हमको बिना तकलीफ दिए, हमको बिना बॉदर किए, हमारी बिना मां बहन किए जल्दी से मेटल में कन्वर्ट हो जाए। क्या यह बात समझ में आ रही है? तो इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाने के लिए, मतलब मेटल ऑक्साइड से मेटल निकालने के लिए आपको इस केमिकल रिएक्शन का डेल्टा जी क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए। अब यहां पर आप मुझे खुद बताओ कि डेल्टा जी कौन कौन सी कंडीशन में नेगेटिव हो सकता है। तो यहां पर अपन एक बात कंडीशंस की कर लेते हैं कि यहां पर ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जब डेल्टा जी बिकम्स नेगेटिव, डेल्टा जी नेगेटिव बन जाए, वो कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती है। पहली कंडीशन मेरे प्यारे बच्चों, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस में डेल्टा एच नेगेटिव हो। अगर आपका डेल्टा एच नेगेटिव है और आपका टी डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो इस केस में आपका डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा। आप एग्जाम्पल रख के देख लीजिए। आप यहां पर देखिए कि अगर आपके पास में डेल्टा एच -100 है और टी डेल्टा एस आपके पास में मान लीजिए हो जाए +50, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -100 -50 -150, मतलब यहां वाले केस में आपका डेल्टा एच हमेशा आपको अगर नेगेटिव हो, टी डेल्टा एस पॉजिटिव हो, तब आपका डेल्टा जी क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है प्यारे बच्चों, दूसरी कंडीशन हो सकती है कि आपका डेल्टा एच यहां पर नेगेटिव हो और आपका टी डेल्टा एस वो भी नेगेटिव हो जाए। अगर दोनों नेगेटिव हैं तो यहां पर आपको एक बहुत बेहतरीन चीज याद रखनी पड़ेगी कि यहां पर आपका जो डेल्टा एच होना चाहिए, इट शुड बी मोर नेगेटिव देन टी डेल्टा एस, इट शुड बी मोर नेगेटिव देन टी डेल्टा एस, इट शुड बी मोर नेगेटिव देन टी डेल्टा एस। क्यों, इसका अपन कारण समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर टी डेल्टा एस -100 हो गया और बाहर भी माइनस का साइन है, और डेल्टा एच मान लीजिए मैंने यहां पर मान लिया 50, तो ये -50 माइनस माइनस प्लस 100, तो यहां पर वैल्यू +50 हो जाएगी। तो यहां पर आप देख रहे हो कि आपका जो टी डेल्टा एस है वो डेल्टा एच से बड़ा होने की वजह से पॉजिटिव हो गया, तो हमको तो डेल्टा जी नेगेटिव चाहिए। तो डेल्टा जी नेगेटिव रखने के लिए हमें इसको डेल्टा एच को टी डेल्टा एस से बड़ा करना होगा, तो ये -150 हो जाएगा। अब यहां पर आपको वैल्यू मिलेगी -50। तो दूसरा वाला केस ध्यान रखेंगे कि अगर आपको डेल्टा एच और डेल्टा टी दोनों नेगेटिव मिले तो वहां पर आपका टी डेल्टा एस छोटा हो किसके मुकाबले, डेल्टा एच के मुकाबले। अगर ये छोटा होगा तो चीज वर्क करेगी, अदरवाइज गड़बड़ी हो जाएगी। मैं तीसरी कंडीशन यहां लिख देता हूं अब, क्योंकि हम लोगों ने लिख ही लिया होगा, नहीं लिखा होगा तो प्यारे बच्चों आप प्लीज लिख लीजिएगा। तीसरी कंडीशन में यहां लिखता हूं कि अगर आपका डेल्टा एच मान लीजिए बाय चांस पॉजिटिव हो जाए। अब बेटा पॉजिटिव ये तभी होगा जब रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी, जब रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी तभी डेल्टा एच पॉजिटिव हो सकता है। अदरवाइज डेल्टा एच जब भी नेगेटिव है तो रिएक्शन कैसी देखी जाती है, एक्सोथर्मिक। और यूजुअली हमारे आसपास अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो वो एक्सोथर्मिक ही पाई जाती है। तो अगर आपकी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा एच की ये दो कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। लेकिन अगर बाय चांस रिएक्शन एंडोथर्मिक है, जो मुझे यहां पर दिख रही है, जब आप मेटल को मेटल ऑक्साइड, मतलब जब आप मेटल ऑक्साइड से मेटल निकालोगे आपको उसे एनर्जी देनी पड़ेगी।
आपको इस मेटल ऑक्साइड को एनर्जी देनी पड़ेगी, उस एनर्जी को लेकर ही ये मेटल ऑक्साइड डीकंपोज होगा। यहां पर रिएक्शन कौन सी चल रही है प्यारे बच्चों? यहां पर रिएक्शन चल रही है डीकंपोजिशन, एक मेटल ऑक्साइड का मेटल और ऑक्सीजन में ब्रेकडाउन। तो जब डीकंपोजिशन होता है तो यह माना जाता है कि आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो, और अगर आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो और ये हीट अब्सॉर्ब कर रहा है, खींच रहा है, तो भाई साहब रिएक्शन कैसी है? एंडोथर्मिक। और अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो डेल्टा एच पॉजिटिव हो गया। अब अगर डेल्टा एच पॉजिटिव हो गया तो यहां पर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? यहां पर आप लोगों को टी डेल्टा एस भी क्या रखना पड़ेगा? पॉजिटिव। अगर टी डेल्टा एस आपने पॉजिटिव रखा तो फिर कोई चिंता नहीं है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। लेकिन बस एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि यहां पर आपका जो टी डेल्टा एस है इट शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा एच। यहां पर हम लोगों ने क्या देखा कि डेल्टा एच बड़ा हो, टी डेल्टा एस छोटा हो, लेकिन यहां पर अपन क्या देख रहे हैं कि टी डेल्टा एस बड़ा होना चाहिए। देखते चलिए कैसे। चलिए डेल्टा एच माना मैंने 500 पॉजिटिव, और माइनस यहां पर मैंने टी डेल्टा एस मान लिया 300। क्या मान लिया मैंने? 300। तो 500 में से 300 का तो वैल्यू क्या आ गई? प्लस 200। तो डेल्टा जी यहां पर क्या हो गया आपका? प्लस 200 हो गया। तो ये तो गड़बड़ हो गई। तो यहां पर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? हमारा टी डेल्टा एस हमें ज्यादा बड़ा रखना पड़ेगा। तो अगर मैंने इसको 800 कर लिया तो 500 में से 800 गए, तो अब आपको यहां पर मिलेगा -300, और -300 होगा तो आपकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। तो यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाना चाहते हो, यानी अगर मेटल ऑक्साइड से अगर आप मेटल निकालना चाहते हो तो आपको डेल्टा जी नेगेटिव रखना है। और डेल्टा जी नेगेटिव रखने की आपको ये 3 कंडीशंस पता होनी चाहिए। क्या ये बात मेरे प्यारे लाडले बच्चों को समझ में आ गई? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की, आई रिपीट, किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत? अब प्रॉब्लम यह है कि मेटल ऑक्साइड का मेटल में कन्वर्जन, जैसा मैंने आपको बताया, ये एक डीकंपोजिशन रिएक्शन होती है और यूजुअली ये एंडोथर्मिक देखी जाती है। तो हम पूरा फोकस करेंगे जब डेल्टा एच और टी डेल्टा एस दोनों पॉजिटिव हो। ठीक है? तो अब क्या है, बात समझिएगा कि ये जो केमिकल रिएक्शन है हमारे पास में, ये जो केमिकल रिएक्शन है हमारे पास में, थर्ड कंडीशन में अपन बात करेंगे, इस रिएक्शन की एंट्रोपी जो होगी वो फिक्स होगी। क्यों? क्योंकि मेटल ऑक्साइड के टूटने से ऑक्सीजन बन रहा है, तो जो एंट्रोपी इस ऑक्सीजन की होगी वही कुछ होगी। तो चलिए मैंने मान लिया कि अभी इसकी एंट्रोपी है +20। अभी इसकी एंट्रोपी कितनी है? मैंने मान ली +20। टेम्परेचर अभी मैंने मान लिया 300 केल्विन्स, और इंथैल्पी मैंने इसकी मान ली 800 किलो जूल्स पर मोल। तो जब आप इस 3 वैल्यू को डेल्टा जी में रख के देखेंगे तो आपको यहां पर डेल्टा एच की जगह मिलेगा 800, माइनस टी की जगह आ जाएगा 300, और 20 की जगह आ जाएगा, डेल्टा एच की जगह आ जाएगा 20। अच्छा, थोड़ा सा मैंने इसको गड़बड़ कर दिया, अपन इसको थोड़ी बड़ी ले लेते हैं। चलिए इसको मैंने मान लिया 10,000, तो ये हो गया 10,000। अब 3 2 6 और 100 and 0,000, तो ये हो गया 6,000 माइनस 10,000 माइनस 6,000। तो वैल्यू क्या मिली आपको यहां पर? 4,000। तो डेल्टा जी की वैल्यू यहां पर क्या हो गई आपकी? 4,000। अब आप बताओ क्या ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है? क्या ये रिएक्शन खुद ब खुद हो जाएगी? क्या ये रिएक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी? क्या ये रिएक्शन आपको मेटल एंड ऑक्सीजन बनाकर देगी? जवाब होगा नो। क्यों? क्योंकि डेल्टा जी क्या है? इसका पॉजिटिव है। क्या ये चीज समझ में आ गई? तो अब इस कंडीशन में, क्योंकि यहां पर मेटल ऑक्साइड से मेटल प्लस ऑक्सीजन बनने वाले की एंट्रोपी फिक्स है, इसकी एंट्रोपी फिक्स है। और पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि आपके रिएक्टेंट साइड कोई गैस है ही नहीं। जो भी गैस बन रही है वो कहां बन रही है? प्रोडक्ट साइड। तो एंट्रोपी पॉजिटिव होगी, और एंट्रोपी क्योंकि ऑक्सीजन ही गैस है तो एंट्रोपी फिक्स होगी। भाई यहां पर अगर 2 या 3 गैसेस होती
और पहले ये मिलती तो इसके अंदर कोई चेंज होता। यहां तो एक ही गैस है, एंट्रोपी में चेंज कब आएगा? जब दो अलग अलग गैसेस अलग अलग मीडियम में रखी हो, तो इसकी कुछ एंट्रोपी है, इसकी कुछ एंट्रोपी है, इसका कुछ डेल्टा एस है, आई मीन इसका कुछ एस है, इसका कुछ एस है। अब जब दोनों का मिक्स कर दोगे तो एक नया एंट्रोपी बनेगा, लेकिन यहां तो सिर्फ एक ही गैस है तो एंट्रोपी फिक्स होगी। और पॉजिटिव क्यों होगी? क्योंकि यहां पर रिएक्टेंट साइड कोई गैस नहीं है, गैस बन रही है प्रोडक्ट साइड, इसलिए ये क्या होगी? पॉजिटिव। रिएक्शन की इंथैल्पी भी फिक्स होगी। रिएक्शन की इंथैल्पी क्यों फिक्स होगी? भाई मेटल ऑक्साइड से मेटल बनना ये एक फिक्स रिएक्शन है, तो इंथैल्पी भी फिक्स होगी। बस टेम्परेचर ही क्या है यहां पर? वेरिएबल है जिसके साथ में मैं चेंजेस कर सकता हूं। समझ में आ रही है बात आपको? तो अब प्रॉब्लम क्या है कि मुझे इस केमिकल रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाना है, लेकिन अभी प्रॉब्लम ये आ रही है कि 300 केल्विन पर, यानी जब इस मेटल ऑक्साइड को मैं 300 केल्विन पर हीट करता हूं तो मुझे प्रोडक्ट नहीं मिलता, क्योंकि डेल्टा जी इसका क्या है? पॉजिटिव है। अब ना तो मैं इसकी एंट्रोपी के साथ कोई चेंज कर पा रहा हूं, ना इंथैल्पी के साथ चेंज कर पा रहा हूं। इंथैल्पी एक केमिकल रिएक्शन का रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनता है उसमें चेंज, और ये थर्मोडायनेमिक्स ने फिक्स कर रखा है। तो अगर किसी रिएक्शन की इंथैल्पी 10,000 किलो जूल्स पर मोल लिखी है तो वो फिक्स है। अगर इस किसी चीज की एंट्रोपी आपको दे रखी है और अगर वो एंट्रोपी लिख रखी है तो वो एंट्रोपी भी क्या होगी प्यारे बच्चों? एंट्रोपी भी फिक्स होगी। एंट्रोपी के अंदर किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं होगा। तो वेरिएबल क्या बचा? टेम्परेचर। ठीक है। अच्छा, एंट्रोपी की यूनिट मैं आपको बता दूं, जूल्स पर केल्विन पर मोल, जूल्स पर केल्विन पर मोल। ठीक है। तो जब आप इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो केल्विन केल्विन कट जाएगा, जूल पर मोल बचेगा, और यहां पर भी किलो जूल पर मोल है, तो इसको अगर आप जूल्स में कन्वर्ट कर लोगे, किलो यानी 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जूल स्क्वायर पर मोल स्क्वायर इसका डेल्टा जी का यूनिट बन जाएगा। ठीक है, वो सेकेंडरी बात है, लेकिन आपको पॉइंट समझ में आया? पॉइंट समझ में आया कि डेल्टा एस और डेल्टा एच हमेशा स्पॉन्टेनियस है। अब आप चाहते हो कि ये रिएक्शन कंप्लीट भी हो, ये रिएक्शन हमें प्रोडक्ट भी बनाकर दे, तो प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डेल्टा जी को नेगेटिव करना पड़ेगा। अब डेल्टा जी नेगेटिव कैसे हो? या तो डेल्टा एस में कोई बदलाव करूं या डेल्टा एच में कोई बदलाव करूं, जो मैं कर नहीं सकता, तो बस चेंज काय में करूंगा मैं? टेम्परेचर। तो यहां पर आप सभी लोग स्टार बना के पॉइंट लिखेंगे दैट रिएक्शन कैन अकर व्हेन, रिएक्शन कैन अकर व्हेन, फर्स्ट पॉइंट, डेल्टा जी of the reaction is नेगेटिव। अब अगर डेल्टा जी नेगेटिव नहीं है, जैसे यहां दिख रहा है, एंड इफ डेल्टा जी इज पॉजिटिव, देन वी हैव टू इंक्रीज टेम्परेचर टी। हमें टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा टू मेक T delta S greater than delta H, therefore it will make delta G negative, therefore it will make delta G negative। क्या पॉइंट समझ में आया? मतलब आप क्या करो, आप यहां पर टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाते जाओ, तो टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ेगी तो T डेल्टा S की वैल्यू बढ़ेगी, और जब T डेल्टा S की वैल्यू डेल्टा एच से बड़ी हो जाएगी तो डेल्टा जी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो अब थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि मेटल ऑक्साइड से मेटल बनाने वाली रिएक्शंस का डेल्टा जी हमेशा क्या देखा जाता है? पॉजिटिव देखा जाता है। मेरी बात को, पॉइंट को नोट करें, क्या बोला जाता है? थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि किसी भी मेटल ऑक्साइड से आपको अगर मेटल निकालना है तो ऐसी रिएक्शंस का डेल्टा जी हमेशा पॉजिटिव होता है, और अगर आपको रिएक्शन कंप्लीट करनी है तो आपको टेम्परेचर बढ़ाना होगा, टेम्परेचर खूब बढ़ाना होगा। टेम्परेचर बढ़ाने में आपको आपकी जान लगा देनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर यह बढ़ेगा। क्या यह बात समझ में आ गई? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत? चलिए एक एग्जांपल में यहां पर मैं छोटा सा चेंज और करूंगा।
मैं यहां पर इस टेम्परेचर की इंथैल्पी को 30,000 किलो जूल पर मोल करना चाहूंगा, तो ये हो जाएगा 24,000 किलो जूल पर मोल। ठीक है, क्या वो दोनों पॉइंट आप लोगों ने लिख लिए? तो अब आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है, दिमाग में बैठ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। हम चाहते हैं रिएक्शन का डेल्टा जी नेगेटिव हो, लेकिन मेटल ऑक्साइड से मेटल निकालने वाली जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है उसमें गैस रिएक्टेंट साइड ना होने की वजह से एंट्रोपी पॉजिटिव होती है, और क्योंकि इसके अंदर सिर्फ ऑक्सीजन गैस ही निकल पाती है, ऑक्सीजन गैस की प्रोडक्ट साइड एंट्रोपी +20 मानी मैंने, इंथैल्पी मैंने 30,000 मानी, और क्योंकि ये रिएक्शन स्पेसिफिक होती है, डेल्टा एस और डेल्टा एच हमेशा कांस्टेंट होगा, सिर्फ टेम्परेचर आप बदल सकते हो। तो आप क्या करो, या तो डेल्टा जी नेगेटिव मिल जाए, लेकिन इसके लिए थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि डेल्टा जी नेगेटिव नहीं मिलेगा, तो आप टेम्परेचर बढ़ाओ। तो अब हम लोग यहां पर कोशिश करके देखते हैं टेम्परेचर बढ़ाने की। अब हम यहां पर केस 1 लेकर देखते हैं। तो लेट्स से इन केस 1 मैंने टेम्परेचर को डबल कर दिया, 300 से मैंने टेम्परेचर को 600 केल्विन्स कर दिया। नाउ पुट द वैल्यू इन डेल्टा जी। यहां पर हो जाएगा डेल्टा जी इज इक्वल टू 30,000 किलो जूल पर मोल माइनस टेम्परेचर 600 आ जाएगा 300 की जगह, एंट्रोपी अभी भी 20 है, तो ये हो जाएगा 30,000 माइनस 12,000, वैल्यू आपको मिलेगी +18,000, यानी डेल्टा जी अभी भी पॉजिटिव है। मतलब दिस केमिकल रिएक्शन, यानी ये जो केमिकल रिएक्शन आपकी हो रही है, इट विल नॉट टेक प्लेस एट 300 केल्विन्स पर ये काम नहीं करेगी। सेकंड, ये 600 केल्विन्स पर भी काम नहीं कर रही है। चलिए टेम्परेचर को अपन और बढ़ा देते हैं। अब हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं 900 केल्विन्स कर देते हैं, मतलब इनिशियल टेम्परेचर का मैंने 3 टाइम्स कर दिया। डेल्टा जी 30,000 आपका डेल्टा एच है, माइनस 900 आपका टेम्परेचर है, और ये हो गया आपका एंट्रोपी। तो ये हो जाएगा 30,000 माइनस 18,000, यानी अभी भी आपकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है +12,000 डेल्टा जी। यानी दिस रिएक्शन विल ऑल्सो नॉट टेक प्लेस एट 900 केल्विन, 900 केल्विन पर भी नहीं हो पाएगी। चलिए केस नंबर 3 की तरफ चलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट केस 3। अब अपन केस 3 की बात करते हैं। केस 3 पे अपन टेम्परेचर को कर देते हैं 1200 केल्विन, यानी इनिशियल का 4 गुना। तो यहां पर T डेल्टा S क्या हो जाएगा, जरा देखिए, टेम्परेचर हो गया 1200 केल्विन और ये हो गया 24,000 हो जाएगा। तो यहां पर डेल्टा G क्या हो जाएगा, 30,000 माइनस 24,000, 30,000 माइनस 24,000, यानी अभी भी 6,000 हो रहा है। मतलब ये रिएक्शन 1200 केल्विन पर भी काम नहीं करेगी। समझ रहे हो कितना बचा रही है आपको। चलिए अब अपन एक काम करते हैं, इसको 1500 कर देते हैं। तो अब मैंने इसको 1500 कर दिया टेम्परेचर, ये हो जाएगा यहां पर 30,000 और डेल्टा जी हो जाएगा 0। डेल्टा जी 0 है, मतलब रिएक्शन ना तो आगे जाएगी ना तो पीछे जाएगी, मतलब प्रोडक्ट तो अभी भी नहीं मिलेगा। तो केस नंबर 4 में आपने टेम्परेचर कितना कर दिया, आपने टेम्परेचर 1500 केल्विन कर दिया, यानी इसका 5 गुना कर दिया, तब भी नहीं हुई। अब अगर आप यहां से 1500 केल्विन से टेम्परेचर बढ़ाते हो तो अब रिएक्शन होना पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल, अब अगर यहां पर मैं टेम्परेचर 1600 केल्विन कर दूं, लेट्स मेक इट 1600 केल्विन, तो ये हो जाएगा 32,000 और यहां पर आपको वैल्यू मिलेगी -200। मतलब यहां पर जब आपका केल्विन्स में टेम्परेचर केस 5 में 1600 केल्विन्स हो जाएगा तो रिएक्शन होना यहां से स्टार्ट हो जाएगी। मतलब इनफैक्ट ऐसा बोलना चाहिए कि अगर आपने 1500 केल्विन से ज्यादा अगर आपने टेम्परेचर रखा है तो रिएक्शन होना चालू हो जाएगी, क्योंकि अब डेल्टा जी नेगेटिव होने लगा। तो आपको फीचर समझ में आया, इस इक्वेशन का काम कैसे होता है। आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, मतलब आपको मेटल ऑक्साइड को पहले आपने 300 पर हीट करा, कहीं नहीं मिला, कोई मेटल नहीं मिला। फिर आपने 600 पर हीट करा, कोई मेटल नहीं मिला। 900 पर हीट करा, कोई मेटल नहीं मिला। 1200 पर हीट करा, कोई मेटल नहीं मिला। 1500 पर हीट करा, कोई मेटल नहीं मिला। फिर जब आपने 1600 पे हीट करा तब धीरे धीरे मेटल निकलने लगा। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम क्या है, डेल्टा जी की वैल्यू सिर्फ 2000 ही आ रही है।
अब यहां पर मामला यह बनता है कि जितनी ज्यादा डेल्टा जी नेगेटिव होगा, रिएक्शन उतना जल्दी कंप्लीट होगा। मोर द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी बिकम्स नेगेटिव, फास्टर विल बी द केमिकल रिएक्शन। तो अब यहां पर 1500 की जगह 1600, 1600 की जगह 1700, 1800, 1900, 2000, 2500, 3000 केल्विन तक जब आप टेम्परेचर ले जाओगे तो डेल्टा जी और नेगेटिव होता जाएगा, और जितना नेगेटिव होगा रिएक्शन उतनी फास्ट होती जाएगी। क्या ये मामला समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों को? यहां तक किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? तो यहां पर सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि आपको थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल के हिसाब से डेल्टा जी रखना है नेगेटिव, लेकिन डेल्टा जी नेगेटिव तभी हो पाएगा जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, और हम लोगों ने टेम्परेचर बढ़ाकर इस चीज को देख लिया। ठीक है सर, हम लोग कर सकते हैं, हम लोग इस मेथड से कर सकते हैं, क्या कोई दिक्कत है, क्या कोई परेशानी है? हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे और हमारे साले मेटल ऑक्साइड ससुरे से मेटल वा निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है? तो दिक्कत यह है मेरे प्यारे बच्चों कि टेम्परेचर 1600 केल्विन, समझ रहे हो, 1400 डिग्री सेल्सियस। अबे इतना टेम्परेचर कोई सहन कर पाएगा? मतलब आप एक मेटल ऑक्साइड से मेटल निकालने वाली इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, आप किसी स्टील कंपनी में काम कर रहे हो, किसी आयरन इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, और वहां पर आपको बोला जाए कि ये मशीन लगी है, यहां पर तू खड़ा हो जा और 1400 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेंटेन करके लोहा निकाल मेटल ऑक्साइड में से, तो आप क्या यहां पर 1400 डिग्री सेल्सियस पे खड़े रह पाओगे? पॉसिबल है क्या? आयरन मैन हो क्या? थानोस हो क्या? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, समझ रहे हो? तो दिक्कत अब हमारे लिए ये आने लगी कि जो इंडस्ट्रियल लेवल पर बेचारे नन्हे मुन्ने अपने जो लोग काम करते हैं, बेचारे छोटे छोटे मोटे मोटे बच्चे, वो इतना हाई टेम्परेचर बियर नहीं कर सकते। तो इज इट पॉसिबल कि हम लोग 1500 टेम्परेचर ले जाएं, 1600 ले जाएं? और ये तो एग्जाम्पल है, जब अपन रियल लाइफ में आयरन की बात करें, लेड की बात करें, गलेना की बात करें, सिल्वर की बात करें, तो वहां पर तो टेम्परेचर 3,000 डिग्री सेल्सियस लगाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर वो एक्सट्रैक्ट होंगे। तो 3000 टेम्परेचर तो सन का है, धरती पर इतना हाई टेम्परेचर अर्थ पर मेंटेन करना ही पॉसिबल नहीं है। मतलब आप जो बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट बनाओगे 2000 डिग्री सेल्सियस पर, तो वो इंस्ट्रूमेंट मेल्ट हो जाएगा, तो मेटल कहां से निकलेगा? समझ रहे हो बात को? मतलब चीज कितनी खतरनाक है। तो ये टेक्निक है पॉसिबल, हमने मैथमेटिकली इसको करके देख लिया कि भैया डेल्टा जी नेगेटिव चाहिए ना, अभी इस रिएक्शन का डेल्टा जी पॉजिटिव है, मतलब मेटल ऑक्साइड से मेटल निकालना कम टेम्परेचर पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसका डेल्टा जी पॉजिटिव है। तो इसके डेल्टा जी को नेगेटिव करने के लिए अपन ने टेम्परेचर बढ़ा दिया क्योंकि वो वेरिएबल था, लेकिन इतना हाई टेम्परेचर मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है। क्या यहां पर बात समझ में आ गई? इसीलिए हम लोग यहां पर इंट्रोड्यूस करने वाले हैं एक नई इंपॉर्टेंट टेक्निक। अब यहां पर हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, एंड दैट टेक्निक इज अ यूज ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। अब हम यहां पर क्या करने वाले हैं? नाउ वी आर गोइंग टू यूज अ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट फॉर दिस रिएक्शन। एक सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट अपन यहां पर यूज करेंगे। तो यहां पर स्टार बना के अब सब लोग लिखेंगे, सो देयरफॉर टू ओवरकम such problem that is we cannot maintain such a high temperature, hence we use reducing agents for the extraction of metal, लेकिन आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि यार ये रिड्यूसिंग एजेंट करेगा क्या? तो प्यारे बच्चों, लेट्स से यहां पर अपना कार्बन, लेट्स से एक मेटल है MXO नाम का मेटल ऑक्साइड है, इसके
लेट्स से अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास में एक M2O टाइप का मेटल है, इसको मुझे एक्सट्रैक्ट करना है 2 मोल्स ऑफ मेटल, 4 मोल्स ऑफ मेटल में और O2 नाम की गैस में। अब इस केमिकल रिएक्शन का डेल्टा जी आ रहा है +400। कहां पर, कितने टेम्परेचर पर, एट 600 केल्विन्स पर। यानी ये जो प्रोसेस हुई ये कौन से केल्विन्स पर हुई, 600 केल्विन पर। यानी जब आपने डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस जब आपने लगाया तो वहां पर टी कितना था आपका, 600। तो अब यहां पर अपन एक काम करेंगे, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन को सर्च करेंगे, एक ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट को सर्च करेंगे जिसका डेल्टा जी 600 केल्विन पर नेगेटिव हो, क्या हो, नेगेटिव हो, और इतना ज्यादा नेगेटिव हो, इतना ज्यादा नेगेटिव हो कि वो इस रिएक्शन को क्या कर सके, वो इस रिएक्शन को रिड्यूस कर सके। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों को, क्या इसके अंदर कोई दिक्कत? तो यहां पर मुझे केमिकल रिएक्शन दिखी और वो रिएक्शन ऐसी है दैट CO, या ऐसा लिखते हैं C+O2 से आपको मिल जाएगा CO2, या इसको ऐसा नहीं लिखना चाहिए, इसको ऐसा लिखना चाहिए CO2 से यहां पर मिल रहा है C+O2, और इस केमिकल रिएक्शन का डेल्टा जी है +600। कहां पर, एट टेम्परेचर 600 केल्विन्स। क्या ये बात समझ में आ गई? मतलब यहां पर आपके इस केमिकल रिएक्शन का डेल्टा जी कितना है, 600 है, प्लस में 600 है कितने पर, 600 केल्विन पर। तो अब आपने इस केमिकल रिएक्शन को देखा कि यार कार्बन डाइऑक्साइड से अगर कार्बन प्लस ऑक्सीजन बनाना है तो डेल्टा जी कितना है, +600, कितने टेम्परेचर पर, 600 केल्विन पर। अब आप इन दोनों को कंपेयर करो, ये आपकी काम वाली रिएक्शन है जिससे आपको आपका मेटल मिल जाएगा। 600 केल्विन पर इसका डेल्टा जी सिर्फ +400 है, लेकिन इसका डेल्टा जी +600 है 600 केल्विन पर। यानी दोनों का टेम्परेचर अगर सेम रखो तो ये ज्यादा खतरनाक है, ये इस रिएक्शन को करेगा ही नहीं। ये कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन में टूटने से साफ मना करेगा, चमका देगा, आपको बोलेगा पहली फुर्सत में निकल, अपन को बिल्कुल ये रिएक्शन नहीं करना है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड टूट के कार्बन प्लस ऑक्सीजन में जाएगा ही नहीं, समझ रहे हो? क्योंकि इसका डेल्टा जी ज्यादा पॉजिटिव है 600 केल्विन पर, समझ रहे हो, और इसका 600 केल्विन पर कम है। तो हमें एक ऐसी केमिकल रिएक्शन की तलाश करनी होती है जिसका सेम टेम्परेचर पर डेल्टा जी ज्यादा बड़ा हो। किसके मुकाबले? आपके मेटल ऑक्साइड के रिएक्शन के मुकाबले। तो यहां पर इस रिएक्शन का डेल्टा जी ज्यादा पॉजिटिव है, तो इसको मैंने इक्वेशन 1 माना, इसको इक्वेशन 2 माना। तो यहां पर मैं सबसे पहले क्या करूंगा, रिवर्स करूंगा, रिवर्स इक्वेशन नंबर 2। तो जैसे आप इक्वेशन 2 को रिवर्स करोगे ये ऐसी दिखने लगेगी, C+O2 से क्या बन जाएगा, CO2। अब बेटा जैसे इक्वेशन आपने रिवर्स करी, इसका डेल्टा जी रिवर्स होकर -600 हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? टेम्परेचर अभी भी 600 केल्विन ही रखना है। आपने समझा मैंने क्या करा, रिएक्शन उल्टी कर दी। मतलब अगर 600 केल्विन पर कार्बन और ऑक्सीजन मिलेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बना लेंगे और फटाक से बना लेंगे। क्यों? क्योंकि डेल्टा जी -600 है। लेकिन आप 600 केल्विन पर कार्बन डाइऑक्साइड को बोलो कि कार्बन ऑक्सीजन बना ले तो ये मना कर देगा। तो ये रिएक्शन जैसे ही आपने घुमाया डेल्टा जी का साइन बदल जाएगा। मतलब अगर ये रिएक्शन का डेल्टा जी +600 है, इसको रिवर्स कर दो, यानी प्रोडक्ट को रिएक्टेंट बना दो, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बना दो, जैसे मैंने यहां किया, तो इसका डेल्टा जी क्या हो गया, -600 हो गया। क्या यह बात समझ में आ गई? अब इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 3, इन दोनों का अब आप क्या करो, इन दोनों का अब आप ऐड कर दो, इन दोनों का अब आप यहां पर क्या कर दो, ऐड कर दो। ऐड इक्वेशन 1 + 3। जैसे ही आप इसे ऐड करोगे यहां पर आप पाओगे कि इक्वेशन 1 का O2 इक्वेशन 3 के O2 को कट कर दिया, इक्वेशन 1 का 2M2O इक्वेशन 3 के कार्बन के साथ मिला, प्रोडक्ट साइड 4M बना प्लस CO2 बना। आप चाहो तो यहां से भी देख सकते हो, ये 2 ऑक्सीजन कार्बन के साथ मिलकर CO2 गैस बन के बाहर हो गए और ये 4 मेटल बाहर हो गया।
अब यहां पर बात करते हैं डेल्टा जी की, प्लस 400 आप ऐड कर रहे हो भाई, इक्वेशन 1 और 3 को ऐड करा, लेकिन यहां पर डेल्टा जी की वैल्यू तो -600 है, तो ये हो जाएगा 400 माइनस 600, तो डेल्टा जी ऑटोमेटिकली क्या हो गया 200। मतलब आपको क्या करना है, कार्बन मिलाना है आपकी रिएक्शन में, और ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, जो आपको आपका मेटल निकाल के दे देगा, और आपका काम 600 केल्विन पर हो जाएगा, जो पहले नहीं हो रहा था। अब कार्बन मिला देने की वजह से 600 केल्विन पर आपका काम बड़े आराम से हो गया, क्योंकि उसने डेल्टा जी को क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया। तो ये जो हमने टेक्निक इस्तेमाल करी, दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। आप यहां पर एक सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट को आइडेंटिफाई करे हो, कैसे करे हो, उसके डेल्टा जी को चेक करके। तो जिस फॉर्मेट में आपकी सुटेबल रिएक्शन लिखी है, उसी फॉर्मेट में आप किसी भी एक रिएक्शन को देखो और उस रिएक्शन के डेल्टा जी को देखो। आपको जो मेटल निकालना है उसके डेल्टा जी से ज्यादा डेल्टा जी उस केमिकल रिएक्शन का होना चाहिए जो आप रिड्यूसिंग एजेंट बनाना चाह रहे हो, तभी वो सूटेबल है। अगर इस रिएक्शन का डेल्टा जी 300 होता तो काम की नहीं थी, 400 होता तो भी काम की नहीं थी, लेकिन अगर 500 है, 600 है, 700 है, ज्यादा है, तो आपके काम की है। कैसे, आप इस रिएक्शन को रिवर्स कर दो। रिवर्स करा मतलब कार्बन में ऑक्सीजन मिलाया, CO2 बना, डेल्टा जी -600, यानी तो फटाफट होने वाली रिएक्शन है। तो बस करना क्या है, इक्वेशन 1 और 3 को ऐड कर दो, मतलब सीधी सी भाषा में M2O के अंदर कार्बन को ऐड कर दो। तो मैंने M2O के अंदर कार्बन को ऐड किया, मुझे मेटल मिला, CO2 बाहर निकली, और डेल्टा जी जब मैंने कैलकुलेट करा तो मुझे -200 आया। रिएक्शन अपने आप स्पॉन्टेनियस हो गई और मेरा काम 600 केल्विन पर ही हो गया, यानी 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में यहां पर मेंटेन कर सकता हूं इंडस्ट्री लेवल पर। तो कम टेम्परेचर पे बस मैंने एक रिड्यूसिंग एजेंट डाला और मेरा काम हो गया। रिड्यूसिंग एजेंट कैसे आइडेंटिफाई करा, उसके डेल्टा जी को चेक करके। समझ में आई बात आपको? तो इस तरीके से आप थर्मोडायनेमिकल प्रिंसिपल के अंदर काम कर सकते हो। अब मेरे बहुत सारे लाडले लाडले प्यारे प्यारे बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा कि ये इक्वेशन तुझे कहां से मिली, तुझे कहां से मिली? जिंदा पकड़ना इस साले को, मृत्युंजय को जिंदा पकड़ना है। इसको ये इक्वेशन कहां से मिली, ये कहां से निकाल के लाया? हम कोई भगवान है क्या, हमको कहां से मिलेगी? तो बेटा ये इक्वेशन जहां से मुझे मिली मैं आपको सिखाऊंगा, और जहां से मिली उस जगह को, उस ग्राफ को बोला जाता है एलिंगम डायग्राम। जो एलिंगम डायग्राम समझ लिया, किसी भी केमिकल रिएक्शन को चुटकियों में रिड्यूस कर सकते हो, ऐसे रिड्यूस कर सकते हो। तो अभी आज के वीडियो में जरा इतना डाइजेस्ट करो, इसके बाद तुमको हाजमोला, हिंगोली, चूरण, पता नहीं क्या क्या खाना पड़ेगा, तब जाकर थोड़ा डाइजेस्ट होगा ये तुम्हारी बॉडी में। तो पहले जरा आज की क्लास में इसको डाइजेस्ट करो, थोड़ा इसको समझो कि सर ने क्या सिखाया है, क्या पढ़ाया है, जरा इसको समझो। और उसके बाद आप जब यहां समझ में आपको आ जाएगा कि आपके इस मेटल ऑक्साइड से मेटल निकालने के लिए आपको एक सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत है। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा? रिड्यूसिंग एजेंट वो सब्सटेंस होगा जिसका डेल्टा जी आपकी रिएक्शन के डेल्टा जी से ज्यादा हाई हो एट द सेम टेम्परेचर। और रिएक्शन भी कैसी होनी चाहिए? मेटल ऑक्साइड से मेटल निकल रहा है, वैसे कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन निकल रहा है, यानी दोनों रिएक्शन सेम होनी चाहिए। सेम रिएक्शंस का यानी सेम फॉर्मेट की रिएक्शन का डेल्टा जी जब कंपेयर करोगे तो जिसका डेल्टा जी ज्यादा निकल रहा है वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। कैसे बनाएंगे रिड्यूसिंग एजेंट? उस रिएक्शन को उल्टा घुमा के रख देंगे, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बना देंगे। मतलब 600 केल्विन पर जब कार्बन ऑक्सीजन से मिलेगा तो CO2 बनाएगा और डेल्टा जी -600 हो गया, पहले प्लस था अब -600 हो गया। जैसे ही -600 हुआ रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, फटाफट होगी, क्योंकि इसका डेल्टा जी इससे ज्यादा नेगेटिव है, ये रिएक्शन को फटाफट कर देगा। तो जैसे ही आपने 1 और 3 को ऐड करा, आपने पाया कि रिएक्शन कुछ ऐसी दिख रही है, मतलब M2O में मिलाया कार्बन, मेटल बाहर हो गया, CO2 बाहर हो गया, डेल्टा जी भी नेगेटिव हो गया, मतलब रिएक्शन हो गई। तो अब हम लोग अगले वीडियो में एलिंगम डायग्राम के अंदर देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी रिएक्शंस है जिनके डेल्टा जी हमें मिल सकते हैं। तो हमारे पास में अगर एलिंगम डायग्राम है
तो हम दुनिया की कोई भी मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन से मेटल निकाल सकते हैं किसी भी गिवन टेम्परेचर पे। आप मुझे बता दो कि सर इस टेम्परेचर पे मेरे को मेटल निकाल के दिखाओ और मुझे बताओ कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट चूज करूं, मैं आपको बता सकता हूं और कल के वीडियो के बाद आप भी बता सकते हो। तो आई होप इतना आपको आज समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बस यही चीज जो है वो दिमाग लगाने की है इस चैप्टर में, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो मजा आ जाएगा और फिर आप और हम मिलके नाचेंगे, गाएंगे और ऐश करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना काफी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।